अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा रही हूँ डीजे साइंस कॉलेज का फर्स्ट ईयर बॉटनी का सेक्शन बी। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है 1 नहीं 2, जो 1 मार्क्स का होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें 1 से 2 लाइनों में या 1 वर्ड में आंसर देना होता है। ठीक है, तो पहला सवाल इसमें गिवन था, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन ब्रियोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। मेरे ख्याल से मैंने आपको कोई पेपर करवाया था, उसमें मैंने आपको उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी। शायद क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, उसमें मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी ब्रियोफाइट्स की, ट्रैकियोफाइट्स का इस तरह से लिखवाई थी। मैंने बोला भी था कि इसमें से आराम से 2 से 4 डिफरेंसेस निकल रहे हैं। ठीक है, उसमें मैंने ये बताया था पहली बेसिक डिफरेंस कि ट्रैकियोफाइट्स होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी इनके पास वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम फ्लोएम, और ब्रियोफाइट्स होते हैं नॉन वेस्कुलर हो जाते हैं, इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। और दूसरी मेजर इनका जो डिफरेंस होता है वो जाता है कि जो इनकी हेट्रोमॉर्फिक ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि इनकी जो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन में जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली यानी डिफरेंट नज़र आने वाले जो इनके वो बनते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसके अंदर इनमें ब्रियोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट जो होता है वो गेमेटोफाइट होता है, यानी इनके स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट जो होते हैं वो हेट्रोमॉर्फिक होते हैं, दोनों दिखने में वो होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, तो इसके और इनके अंदर क्या होता है ट्रैकियोफाइट्स के अंदर कि इनकी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है इनकी भी हेट्रोमॉर्फिक होती है, उसके अंदर डोमिनेंट स्पोरोफाइट होता है, इनमें डोमिनेंट गेमेटोफाइट होता है, इनमें डोमिनेंट स्पोरोफाइट होता है। इसके अलावा मैं 2 डिफरेंसेस और बता देती हूँ कि इसका जो ब्रियोफाइट्स के अंदर इनको जो एम्फीबियस नेचर भी कहते हैं, एम्फीबियस नेचर के भी होते हैं, और ट्रैकियोफाइट्स होते हैं नॉन एम्फीबियस नेचर के होते हैं। ये वाली बात भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप इनकी डिफरेंसेस वाले एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ये जो है वो ब्रियोफाइट्स के अंदर मॉस और मार्केंशिया वगैरह आ जाते हैं, और इसके अंदर कोई भी जो इसकी 5 क्लासेस है उसमें से किसी की भी 3-4 एग्जाम्पल्स लिख दें तो सर साहब के आराम से 4 डिफरेंसेस बन जाएंगे, 2 नंबर का सवाल भी बन जाएगा इसी से। ठीक है, उसके बाद है कि नेम वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेमन एंड कार्पल। तो जो पीसी का पेपर कराया था गेस्ट पेपर 2021 का, उसमें वेरी शॉर्ट में शायद पार्ट 3 में मैंने आपको स्टेमन की डेफिनेशन और उसके पार्ट्स के नाम लिखवाया था। आसान था, कुछ भी नहीं है इसमें भी। अगर लिखना चाहें इसमें मैं आपको बता ही देती हूँ क्या है। एक चीज़ होती है फिलामेंट, ठीक है, और उसके अलावा उसके ऊपर जो रिसेप्टिकल होता था उसको एंथर कहते थे, जिसके अंदर पोलन प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर्स थे वो एंथर कहलाते थे। ठीक है, ये हो गया स्टेमन के स्ट्रक्चर। और कार्पल के जो होते हैं आसान होते हैं कि इसका एक बेस होती है जो कि ओवरी कहलाती है, जिस तरह से स्वेलन होती है, फिर एक सिलेंडर स्टॉक होती है जिसको स्टाइल कहते थे, और एक इनका इस तरह से एक एपिक्स होता है, रिसेप्टिकल होता है जो कि स्टिग्मा कहलाता है। ये आसान कार्पल के पार्ट हो गए। फ्लावर के ये 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद था नेम एनी 2 डिजीज़ेस कॉज्ड बाय वायरस। मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया था। उसके बाद किसी के पेपर में भी ये सवाल शायद आया था, पार्ट 1 में मिल जाएगा मॉडल पेपर के। वैसे बहुत आसान है, आप इसमें लिख दें वो लिखते हैं HIV वायरस लिखते हैं, और अपना सॉरी HIV वायरस नहीं, डिजीज़ेस लिखनी है, एड्स लिख दें, और अपना टोबैको मोज़ेक डिजीज़ लिख दें। और उसके अलावा मैंने आपको ये बोला था उसमें भी कि आपने कोई 4 याद करनी है, कम से कम तो आप 4 याद करके जाएं। अगर 2 पूछी हैं कहीं पे भी तो आप 4 तो याद करके जाएंगे। बाकी मैंने उसमें और एक्स्ट्रा नाम भी लिख दिए थे, बाकी आप बुक से भी देख सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। उसके बाद था डिफाइन एनी 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आपकी बुक में पेज नंबर 4 पे आपको जो है वो सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। जो आसान वाली थी वो आप उसमें से देख लें, उसमें कुछ ऐसा समझने का नहीं था। जो मुश्किल वाली थी थोड़ा समझाने की चीज़ थी, वो मैंने इसमें लिख ली। ठीक है, पहला मैंने 4 लिख दिए, 2 पूछी हैं, फिर मैंने आपको 4 लिख दिए। फिर वही वाली बात कि अगर कहीं 2 चीज़ें पूछ रहे हैं, 2 सवाल, अगर सवाल में कहीं 2 चीज़ें करने के लिए कह रहे हैं तो आप कम से कम 4 याद करके जाएं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन कि भाई वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो बेसिकली बना रहे होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, या उसकी ऑर्गेनल्स जो होती हैं उसका स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जिसकी उन मॉलिक्यूल्स का हम पढ़ते क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो सेल का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, और यानी कि उनका जो होगा वो इंपॉर्टेंट रोल होगा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। तो उन मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी होती है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखी है, माइक्रोबायोलॉजी की लिखी है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी की लिखी है, जिसका दूसरा नाम इकोलॉजी भी हो सकता है। ठीक है, वही वाली बात के पेज नंबर 4 से आपको जो भी आसान लग रही है आप वो वाली याद कर लेंगे। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती थी, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम इस तरह की टेक्निक्स को स्टडी करते थे, इस तरह की टेक्निक्स स्टडी करते थे जो हमें हेल्प करें प्रॉब्लम सॉल्व करने में लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। फिर उन टेक्निक्स में हम क्या कर सकते थे, हम उसमें इंजीनियरिंग की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी इस तरह की टेक्नोलॉजी या कोई भी ऐसी टेक्निक जिससे हम ह्यूमन लाइफ को जो है ख़ास करके जो है वो बेहतर बना सकते हैं, उसके मसलों को सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं या समझते हैं, या उसमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच में। ठीक है, उसके बाद था माइक्रोबायोलॉजी, तो यानी उस तरह की ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं जो नेकेड आई से नज़र नहीं आती, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह। उसके बाद था इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसमें हम जिसको इकोलॉजी भी कहते थे, इसका पुराना नाम था, हो सकता है कहीं पे इकोलॉजी करके भी पूछ लें, तो एक ही चीज़ लिखनी होगी आपको इसके अंदर।
तो इसके अंदर क्या था कि वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट में क्या पढ़ते हैं कि उसका इफेक्ट किस तरह से पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी एक जगह पे अगर कोई कुछ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं तो उस वहाँ के इन्वायरमेंट का उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, हम उसको पढ़ रहे होते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। उसके बाद अगला था कि डिफाइन करते हैं हेट्रोस्पोरी, प्लाज्मेट, माइकोराइजिया। ठीक है, हेट्रोस्पोरी और प्लाज्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं पीसी के पेपर में, पार्ट 3 में एक और एक पार्ट 2 में। ठीक है, वहाँ पे मैंने ये बताया जो डिफरेंट स्पोर्स बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है प्लांट के अंदर, फिर वो स्पोर्स इवेंचुअली जाके 2 डिफरेंट अलग अलग ऑर्गन कंटेनिंग गेमेटोफाइट के अंदर डेवलप हो जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हेट्रोस्पोरी कहते हैं। तो प्लाज्मेट मैंने बताया था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, जो उनकी नॉर्मल बेसिक फंक्शन में हेल्प नहीं कर रहे होते बल्कि डिफरेंट फंक्शन के लिए उनकी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद था माइकोराइजिया। माइकोराइजिया जो थी वो बेसिकली एक एसोसिएशन का नाम होता है, जो कि किस टाइप की एसोसिएशन होती है, म्यूचुअलिज्म, यानी इस तरह का ताल्लुक 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर जिससे दोनों को बेनिफिट हो रहा होता है, उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो माइकोराइजिया किसको कह रहे होते हैं, किन के दरमियान म्यूचुअलिज्म होता है, वो होता है फंजाई और रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट, यानी जो वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स होती है उसके ऊपर फंजाई ग्रो करते हैं, ये इनको कुछ फ़ायदा पहुँचाते हैं और प्लांट्स इनको कुछ फ़ायदा पहुँचाते हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। इस तरह की जो एसोसिएशन बन जाती है म्यूचुअलिज्म वाली, उसको माइकोराइजिया का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद था ऑन व्हाट बेसिस फंजाई आर क्लासिफाइड, तो वाला सवाल मॉडल पेपर के पार्ट 1 में डिस्कस हो चुका है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इनको जो होता है क्लासीफाई किया जाता है इनटू 4 क्लासेस। उसके बाद था राइट केमिकल इक्वेशन फॉर लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये बुक में जो इक्वेशन बनी थी मैंने वही लिखी है, लेकिन हम इसको आज थोड़ा सा आसान करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। देख के बहुत मुश्किल लग रही होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको सही से इस तरह से याद कर लें कि अगर कोई सवाल आ जाता है और कोई और सवाल नहीं आ रहा होता तो एटलीस्ट हमें ये सवाल आता होगा। ठीक है, किस तरह से कि भाई क्या होता था फर्मेंटेशन के अंदर, फर्मेंटेशन कब होती थी, जब एरोबिक रिस्पायरेशन के बजाय इनएरोबिक रिस्पायरेशन हो जाती है, यानी ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्रेप साइकिल का प्रोसेस आता था वो नहीं होता था, बल्कि उसकी जगह जो है वो अपना फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो जाता था। एनारोबिक के अंदर जब चला जाता था ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट यानी कि पायरुविक एसिड, तो उसको हम फर्मेंटेशन कह देते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन हो जाती थी। उसमें या तो वो लैक्टिक एसिड बनता था, फर्मेंटेशन भी 2 तरह की थी, या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होगी कि इसका जो प्रोडक्ट होगा यानी पायरुविक एसिड जो है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है, सॉरी इनका रिएक्टेंट होगा, वो सेम होगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड, पहले लैक्टिक एसिड को समझ लेते हैं। ये जो केमिकल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया हुआ है ये है पायरुविक एसिड। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एक C है, कार्बन है। कार्बन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि उसके पास 4 बॉन्ड बनाने की स्लाइड होती है, तो आपने ये देखना है कि इसके 4 बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड इसके साथ बन रहा है, एक इसके साथ बन रहा है और 2 इसके साथ बन रहे हैं। बस आपने याद रखना है कि ये हो गया। ठीक है, कार्बन और इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर आपने पहले याद करना है। उसके बाद फिर जो है उसके साथ एक COO और मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एक H वाला स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में भी इस तरह की जो एलिमेंट है आपने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, वही चीज़ थी। इस तरह से पहले आपने पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर याद कर लिया, इसका केमिकल स्ट्रक्चर याद कर लिया। उसके बाद आप याद करेंगे इसको हम एक प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्ट कराएंगे इस इक्वेशन के अंदर, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के अंदर प्रोटॉन डोनर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, जिसको कहते हैं NADH+H, यानी दोनों जो है वो इसी के H हैं। तो यहाँ पे होगा क्या रिएक्शन में, आपने याद क्या करना है कि यहाँ से इसके जो दोनों H है ना वो इसके पास आ जाएंगे। किस तरह से कि इसका एक H जो है वो यहाँ इस कार्बन के पास आ जाएगा और इसका एक H जो है वो इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि रिएक्शन में क्या हुआ, NADH जो है बाय प्रोडक्ट आ गया और यहाँ पे C के साथ जो है वो यहाँ पे इसका ऑक्सीजन से एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हैं कि पूरा आप इसी तरह से कॉपी कर देंगे, बस यहाँ पे एक बॉन्ड ख़त्म करके एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, ये जो स्ट्रक्चर आपका बन गया ये क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। ठीक है, इस तरह से आपने इक्वेशंस को याद करना है। उसके बाद एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो वो 2 स्टेप्स में होती थी। इसमें भी ये देखिए यही चीज़ है, पायरुविक एसिड है, उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करके एक और चीज़ बना देता था जिसको हम एसिड एल्डिहाइड कहते हैं। नाम अभी फ़िलहाल याद ना करें, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये करना है आपने कि इसमें क्या होगा बेसिकली कि जो एंजाइम एक्ट करके इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करा देता है, यानी इसमें से आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, इस स्ट्रक्चर में से ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ से CO2 की शक्ल में आ जाएगी, फिर क्या बचेगा, H बचेगा, तो ये H जो है वो उठ के यहाँ आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं अगर इस वाले स्ट्रक्चर्स में से COO निकाल दें तो यहाँ पे क्या बचता है, ये पूरी चीज़ इसी तरह से आ जाती है और H जो है वो सिर्फ कार्बन के पास आ जाएगा। ये चीज़ बन गई, एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसको कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। फिर एसिड एल्डिहाइड के साथ यही वाला प्रोटॉन डोनर एक्ट करता है और यहाँ पे भी क्या होगा, ये अपने दोनों हाइड्रोजन एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा। जब इसको देगा तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा।
देख सकते हैं कि एक इधर आ गया CH था तो यहाँ पे आके CH2 हो गया, ये चीज़ ऐसी आ गई आगे। उसके बाद ये वाला H जो इधर आ गया तो ये आप यहाँ पे ऊपर नहीं लिखेगा, बॉन्ड याद रखना है कि टूट रहा है बॉन्ड, एक बॉन्ड के साथ O और H, ये जो चीज़ बनकर ये होती है इथाइल एल्कोहल, और बाय प्रोडक्ट हमारा इसीलिए बच गया NADH पॉजिटिव। इस तरह से आपने जो है वो इक्वेशन याद कर लेनी। यानी यहाँ पर क्या हुआ था कि पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट हुआ था एसिड एल्डिहाइड के अंदर, फिर एसिड एल्डिहाइड के ऊपर को जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर दिए थे इसने, और इसने इथाइल अल्कोहल बना दिया। ये थी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके बाद अगला सवाल था वाई लाइसोजाइम्स आर कॉल्ड सुसाइडल सेक, मॉडल पेपर के पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। वाई यीस्ट इज प्लेस इन फंजाई व्हेन इट इज यूनिसेलुलर, मॉडल पेपर के पार्ट 2 में ये सवाल डिस्कस हो चुका है। नेम 3 मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, मॉडल पेपर के पार्ट 2 के अंदर। पीसी के गेस्ट पेपर में भी सवाल आया, बहुत आसान है, 3 मेथड बता दें, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बस नाम बताने थे यही 3। उसके बाद अगला सवाल था पॉइंट आउट 2 रीज़न दैट स्पर्मोप्सिड इज़ अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। तो मैंने यहाँ पे 3 हेडिंग्स बना ली, एक बना ली प्रोडक्शन ऑफ सीड की, उसके बाद मैंने जो 2 और बना ली नॉन एम्फीबियस फर्टिलाइजेशन और रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट स्टेज, ठीक है। 2 पूछे इसमें से आप कोई भी से 2 आपको जो याद हो वो आप लिख लीजिएगा, वही वाली बात के 2 हैं। तो जो 3 मेजर बेसिकली बुक के अंदर 3 मेजर रीजंस बताए हुए थे, 3 मेजर अडॉप्टेशंस बताई हुई थी, तो मैंने ये जो 3 मेजर्स थी वो लिख ली, बाकी जो माइनर्स हैं वो भी आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। तो क्या किया था इन्होंने, तीनों को डिस्कस करते, लिखने आपने सिर्फ 2 थे, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सीड यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीड्स बनाए। सीड्स किस तरह से बनाए थे कि इनके जो ओव्यूल्स थे वो सीड के अंदर कन्वर्ट होते थे, यानी इन्होंने अपने ओव्यूल्स को उनकी रिटेंशन कराई, यानी उसको बचाया, उसको सीड के अंदर कन्वर्ट कराया, और ओव्यूल के साथ जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर था जो कि इनके पेरेंट स्पोरोफाइट से आया था, जो कि बेसिकली प्रोटेक्टिव एक इनकी लेयर होती है ओव्यूल के अराउंड, जिसको इंटीग्यूमेंट कहते हैं। तो यानी कि जो इनके स्पोरेंजिया थे उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर थी, जिसकी वजह से इनके सीड्स जो थे वो काफ़ी रेजिस्टेंट थे लैंड इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसके हैबिटेट के हिसाब से, यानी इस तरह के सीड्स बनाए इन्होंने, बेसिकली सीड्स बनाए। दूसरा क्या था, नॉन एम्फीबियस फर्टिलाइजेशन, यानी इनको स्पर्मोप्सिड्स को जो है फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मीडियम की ज़रूरत नहीं थी। और किस तरह से कि भाई इनके जो या ये भी कह सकते हैं आप इसकी हेडिंग पॉलिनेशन भी बना सकते हैं, किस तरह से इन्होंने पॉलिनेशन को अडॉप्ट किया। जो इनके मेल गैमेट्स थे वो नॉन मोटाइल थे, मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन वो क्या होता था कि उन्होंने पॉलिनेशन के ज़रिए किसी दूसरे मीडियम के ज़रिए, चाहे वो विंड हो या इंसेक्ट्स हो, उसके ज़रिए इन्होंने अपने मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक पहुँचाया, और फिर इस तरह से इन्होंने अपनी जनरेशन को बढ़ाया। इस तरह से इन्होंने लैंड इन्वायरमेंट में सर्वाइव किया। तीसरा क्या था कि रिड्यूस गेमेटोफाइट स्टेज, यानी इनकी जो गेमेटोफाइट स्टेज थी इनकी लाइफ साइकिल में, वो इन्होंने बहुत रिड्यूस कर ली, ना सिर्फ रिड्यूस करी बल्कि उसको क्या किया, प्रोटेक्ट किया, जो इनका जिससे वो स्पोरोफाइट टिश्यू से गेमेटोफाइट बनता है। तो उन्होंने मैक्सिमम जो जितना स्पोरोफाइट टिश्यू को ये अपने अंदर रिटेन करके रख सकते थे उन्होंने रखा, जैसे सीड फॉर्मेशन में भी इन्होंने किया था। तो इसलिए इनका जो गेमेटोफाइट था वो हमेशा प्रोटेक्ट होता था स्पोरोफाइट टिश्यू से। इस तरह से नहीं होता जैसे दूसरी क्लासेस थी ट्रैकियोफाइट्स की और ब्रियोफाइट्स की, उनका जो गेमेटोफाइट था वो डोमिनेंट भी होता था और उसके अंदर इस तरह की नई अडॉप्टेशन नहीं थी, तो वो ड्राई आउट हो सकता है। यानी इन्होंने मैक्सिमम इस तरह की अडॉप्टेशन करी जिससे इनका गेमेटोफाइट सर्वाइव करो, उनकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू, वो ड्राई आउट ना हो, इस तरह की अडॉप्टेशन की थी, ठीक है। बाकी सवाल हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है।